जान लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और जब कभी भी लाइट रेज किसी ग्लास प्रिज्म या ग्लास मटेरियल से गुजरती है तो क्या होता है। आपने ये सारी चीज़ें जान ली हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेली लाइफ में कितने सारे फिनोमेना है वो भी आपने जान लिया है। अब हमारे पास एक नया टर्म है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, अब तक हमने ज्यादातर ऐसे डायग्राम बनाए हैं जिसमें रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती हुई नजर आती है। बहुत कम ही केस ऐसा है जिसमें रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही होती है। लेकिन ये क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए आपको रेज ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही स्टडी करना है। मतलब आपको वो केस स्टडी करना है जिसमें रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और ये है रेयर मीडियम, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको वो केस स्टडी करना है, आपको वो केस स्टडी करना है जिसमें रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो अब तक आपने ऐसे डायग्राम्स बनाए थे जिसमें रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती थी, लेकिन अब आपको इस केस में क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए आपको रेज ऑफ लाइट नीचे वाले मीडियम में बनाना होगा। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से बनाओ, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब मैंने डेंसर मीडियम को नीचे लिया है तो जरूरी नहीं कि आप भी डेंसर मीडियम को नीचे लो, आप डेंसर मीडियम को यहाँ पर भी ले सकते हो। देखो, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, ये इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लो कि ये पॉइंट P है। नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। जनरली हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो कुछ इस तरह से जानी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों, इसमें एक फैक्ट है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि जितना ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। बच्चों, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज करें हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। और इसी दौरान एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है, जितना हम इसको इंक्रीज करेंगे, जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे, सपोज कि यहां पर एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए जो ये वाला है। मान लो कि उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, C, एंगल ऑफ इंसिडेंस C है। ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस C है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो इंक्रीज करते करते वो कितना पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। यानी इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो स्पेसिफिक एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जा रहा है, इसी स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो बच्चों, क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब हो गया, जब कभी भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यही आपका क्रिटिकल एंगल। बस मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर छोटा हुआ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री से होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, मतलब ये क्रिटिकल एंगल जो है ना, मान लेते हैं कि किसी भी प्रिज्म, मान लेते हैं कि किसी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो
45.5 हो गया, तो ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया, दैट मींस फॉर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से अगर वो बड़ा हो जाए तब क्या होगा, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा या राइट एंगल होगा। देखो बच्चों, क्रिटिकल एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जिस पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट एंगल हो जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे तीन केस आ जाता है। एक वो केस जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। मान लेते हैं कि किसी मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 35 डिग्री। मान लेते हैं कि किसी मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री है। ठीक है, अब अगर हम 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो देखो आई तो है वो सी से लेस देन हो गया, तब इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्यूट एंगल होगा। बच्चों ये हमारा केस 1 है। केस 2 देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर इस मटेरियल के, डेंसर मीडियम के मटेरियल के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, क्रिटिकल एंगल 35 डिग्री है और आई भी 35 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 35 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जा रहा है, तब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये है केस 2। अब चलिए बच्चों हम केस 3 को देख लेते हैं। केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 में मान लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना है, 35 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 35 से बड़ा लो। पहला केस में मैंने 35 से छोटा लिया, दैट मींस क्रिटिकल एंगल से छोटा लिया, और दूसरे केस में मैंने क्रिटिकल एंगल के इक्वल लिया, और थर्ड केस में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर लेंगे। तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कौन सा वैल्यू ले, कुछ भी हो सकता है, 35.01, 35.5, 35.1, 35.9, 36, 37, 38, 45, 80, कुछ भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले सकते हैं, बस वो 35 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही 90 से छोटा भी, क्योंकि अगर वो 90 से बड़ा हुआ तो इसको इधर आना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम तो होगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना होगा, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कोई एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 37 ले लेती हूँ, मैं 37 डिग्री लेती हूँ। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो बच्चों सोचो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तब क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री ही रहेगा, या फिर एक्यूट एंगल होगा, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या रिफ्लेक्स एंगल होगा, या किस तरह का एंगल होगा, ये हमें पता करना है। और जो भी केस आएगा वो कोई स्पेशल केस होगा या फिर कोई जनरल केस होगा। बच्चों सोचो क्या होगा। तो बच्चों आपने सोच लिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। चलिए अगर आपने सोचा है तो आप अपने आंसर को यहाँ से मैच करके देखिए। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ तो ये रेज ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, बल्कि यहां से वो टकराकर अपने ही मीडियम में वापस लौट जाएगी। देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पर एंगल बन जाएगी, आई ही बनेगी, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो बच्चों, ये है आपका केस 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो रेज ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। और ये है केस 2 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है और जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जा रहा है। और ये है केस 3 जिसमें क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और इसी वजह से ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बजाय इसी वजह से ये इंसिडेंट रे अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बच्चों इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट फेनोमेना हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और इसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत जगह यूज भी करते हैं। अब हमें ये देखना है कि केस 2 यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब स्नेल्स लॉ का वहां पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। ये है आपका डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ये है रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है।
मान लेते हैं कि ये नॉर्मल टू द सरफेस है और इस पॉइंट पर क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हुई और क्रिटिकल एंगल कितना है, C। तो इस केस में क्या होगा, एंगल तो रेज ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन कितने एंगल से रिफ्रैक्ट होगी, 90 डिग्री से। इस केस में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये N1 N2 से छोटा है। अब आइए स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ due to refraction at point P क्या मिल रहा है, किस तरह से मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट मीडियम को देखिए N2 साइन, यहां पर एंगल क्या है, C इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 साइन और एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहां डाल दीजिए 90 डिग्री। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिला, N2 साइन C और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सीखा होगा कि साइन 90 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो आप इसकी जगह में 1 डाल दीजिए। उसके बाद N1 बाई N2 हो गया। तो बच्चों देखो हमारे पास क्रिटिकल एंगल के केस के लिए, केस 2 के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, स्नेल्स लॉ को यूज करके हमने एक एक्सप्रेशन को डिराइव किया और ये एक्सप्रेशन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दिस टू मीडियम को रिलेट करता है। और ये एक्सप्रेशन हमें किसकी मदद से मिला, स्नेल्स लॉ की मदद से मिला। इस इक्वेशन को आप एकदम अच्छे से याद रखना बच्चों। तो बच्चे इस एक्सप्रेशन की मदद से हम क्रिटिकल एंगल के वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड 3 डिफरेंट केसेस को स्टडी किया। केस 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से छोटा था, केस 2 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, केस 3 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से। इन तीनों केसेस के डिफरेंट एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही फेनोमेना को प्रिज्म में यूज करेंगे। डिफरेंट केस लेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है, केस 1 और सिचुएशन 1। मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है और जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ये भी 45 डिग्री होगा, इसका मतलब ये आइसोसेलेस प्रिज्म है। और ये भी मान लेते हैं कि एक इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे का नाम ले लो PQ। तो बच्चों गौर से देखो, ये PQ इंसिडेंट रे, कैसा रे है ये, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस, इंसिडेंट सरफेस नाम ले देते हैं ABC। AB इंसिडेंट सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस AB। ये इंसिडेंट रे कैसा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल टू द सरफेस AB। यानी कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों को इंसिडेंट है। तो बच्चों आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि जब कभी भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट भी नॉर्मली हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, मतलब ये बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ही इस तरह से स्ट्रेट चली जाएगी। अब हमें देखना है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, हमें चेक करना है। मान लेते हैं कि इस एंगल ऑफ प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री। इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है और ये इंसिडेंट रे AB सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, यानी ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर पॉइंट R पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है।
एक्चुअली में हुआ क्या, ये रे रिफ्रैक्ट होकर एंगल ऑफ प्रिज्म में आई, लेकिन एसी सरफेस एसी पर वो तो इंसिडेंट हुई। तो हमें चेक करना है कि सरफेस एसी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैसे निकालते हैं, सरफेस के ऊपर नॉर्मल को ड्रॉ करके। तो इस सरफेस के ऊपर आप नॉर्मल को ड्रॉ कीजिए, कर दिया आपने नॉर्मल को ड्रॉ, और नॉर्मल को ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू कितना होगा। जिस तरह का प्रिज्म का स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से आप ये पता कर सकते हो आराम से कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। देखो कैसे, ये तो कंफर्म है कि 45 डिग्री है क्योंकि पहले ही हमें पता था, लेकिन देखो ये भी 90 डिग्री है। अब इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में देखो AQR में एक तो 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री है तो हम जानते हैं कि ये पूरा कितना 90, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो अभी देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। यानी ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब क्या होता है, ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बस बिल्कुल वैसे ही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के सरफेस BC पर इंसिडेंट होगी। जाहिर सी बात है यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 होना चाहिए। तो बच्चों अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर टोटल एंगल कितने हो गए, 45 प्लस 45 दैट मीन्स 90। अब अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो जाहिर, और ये भी 90 है, ये तो 90 है क्योंकि ये प्रिज्म का एंगल है, ये भी 90 है क्योंकि ये जो लाइन है QR AB के ऊपर क्या है, नॉर्मल। तो देखो ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों मिलाकर भी 90 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर BC सरफेस के लिए ये आपका ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला कौन सा रे हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे। ये रे, ये BC सरफेस के लिए क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। और जब कभी भी कोई भी रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो हम जानते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। और ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम कहाँ पर यूज करते हैं, पेरिस्कोप में यूज करते हैं। और ये पेरिस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कोई चीज जो बहुत ज्यादा हाइट पे रखी हो और उसे मैं नहीं देख पा रही हूँ मैं, तो उसको देखने के लिए यूज करेंगे। या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा नीचे है जहाँ पर हम झुक कर देख नहीं पा रहे, तो उस चीज को देखने के लिए हम पेरिस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो ये पेरिस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस है। और इस ऑप्टिकल डिवाइस में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, यही वाला जो मैंने आपको अभी बताया, ये केस 1 वाला। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, complete the path of the incident ray till it emerges if critical angle is 42 डिग्री। इस तरह का फिगर दिया हुआ रहेगा और इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है PQ, ये P है, ठीक है ना, ये P है। तो ये इंसिडेंट रे PQ है और PQ जो है इस सरफेस AB सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, और ये ABC क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। जिस प्रिज्म से लाइट रेज पास हो रही है उस प्रिज्म का ये ABC प्रिंसिपल सेक्शन है, और उस प्रिंसिपल सेक्शन के AB सरफेस पर ये रे ऑफ लाइट PQ इंसिडेंट हुई है। तो नॉर्मली जब इंसिडेंट होती है तो हम जानते हैं बिना डेविएट हुए अपने ही बात आगे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रूल्स के हिसाब से इसे रिफ्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। देखिए ये स्ट्रेट जाएगी कहाँ, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, और इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं S। अब स्टूडेंट देखिए हमें चेक करना है कि यहाँ पर वो कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये इमर्ज होगी बाहर या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये चीज हमें पता करना, और इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है। और इंसिडेंट एंगल कैसे पता करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एस। यहाँ पर आप सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो हमें पता करना होगा कि ये वाला एंगल कितना है। तो देखो बच्चों, इस ट्राइंगल को ए क्यू एस, अगर मैं ए क्यू एस को यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो कैसा आएगा, ए क्यू एस। आप ये देखो, ये ए पर तो 60 डिग्री है पहले से बना हुआ, और क्यू पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन था कि 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ये कुछ ऐसा था ना, यहाँ पे P है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन तो परपेंडिकुलर हुआ। पी क्यू क्या है, ए बी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो ये अपनी चारों साइड्स क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ गई है। तो ये देखो, ये 90, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है, इसका मतलब ये भी 30 है। अब ये देखो, ये आपका ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल एसी सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये पूरा 90 है, जिसमें से ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। और देखो क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ, 42 डिग्री। तो फिर से यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। और जब कभी भी, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तो लाइट रेज किसी और मीडियम में रिफ्रैक्ट ना होकर अपने ही मीडियम में वो वापस लौट जाती है। तो देखिए, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपने ही मीडियम में टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इक्वल हुआ। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, नेक्स्ट ये वाला, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, P। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये लाइट रे, ये ST बाहर इमर्ज होगी या फिर से अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होगी, हमें ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना होगा, चेक करना होगा कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है, या फिर क्रिटिकल एंगल के ही इक्वल है। तो हमें ये चेक करना होगा। ये देखो बच्चों, ये क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो आपका नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ये पूरा 90 है, ठीक। यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये वाला, यहाँ पे ये पूरा 90 है, जिसमें से ये ST, ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये 30 होगा। तो अगर ये 30 है तो मैं यहाँ दिखा दूं कि ये 30 है। तो आप जरा बच्चों देखो, ये 60 है इस ट्रायंगल में, STC, मैं STC को ड्रॉ कर रही हूँ, STC को इस तरह से कुछ है, यहाँ पे S है और यहाँ C है और यहाँ T है। अभी देखो आप, S पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, और यहाँ पे तो पहले से 60 है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो 60 प्लस 30 कितने हो गए, 90 हो गए। तो बाकी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना। तो फिर से देखिए, BC सरफेस पे ये ST रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल इंसिडेंस है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वो बिना डेविएट हुए हुए बिल्कुल अपने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाती है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, इस तरह से इमर्ज हो जाएगी। तो ये है हमारा इमर्जेंट रे। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है करने के लिए। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो रे ऑफ लाइट गिवन है वो रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल कितना है, ये आप सर्च करोगे। इंसिडेंट एंगल के हिसाब से ही ज्यादातर क्वेश्चन में नॉर्मली इंसिडेंस रहता है, नॉर्मल इंसिडेंस ही रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन में नॉर्मल इंसिडेंस का ही केस रहता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जा चुकी है तो उस वक्त उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखते हुए ही आप ये बता पाओगे कि वो रे ऑफ लाइट इमर्ज होगी या फिर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को पता कर लोगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपको चेक करना है कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा। अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और अगर वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो बाहर इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो गया, जितना क्रिटिकल एंगल गिवन है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो गया, तो आप जानते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाते हुए वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी।
तो बच्चों इस स्टेप का हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। A ray of light enters a glass slab ABDC as shown in the following figure। ये देखो, ये है ग्लास स्लैब ABDC। इस पे क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई एंड स्ट्राइक्स एट द सेंटर O, और वो सेंटर O पर स्ट्राइक हुई, O पर इंसिडेंट हुई, जो कि सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट AC है। ठीक है, आगे द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री, और इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, यानी यहाँ पे C का वैल्यू कितना है 42 डिग्री। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे। तो हमें क्या करना है, इस रे का पाथ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस रे का पाथ को उस वक्त तक कंप्लीट करना है जब तक ये ग्लास स्लैब से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, और क्या है, मार्क द एंगल्स इन द डायग्राम वेयरएवर नेसेसरी, और इस डायग्राम में हमें एंगल को मार्क करना है जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखते हुए ही हम ये बता पाएंगे कि ये इंसिडेंट रे अभी ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी या फिर अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये 42 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल इस तरह से चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखो ये 42 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे ही नॉर्मल बनाएंगे, उस नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए हमें पॉइंट O पर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट O को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। ये देखो, ये जो पॉइंट है O, इस पर हमें क्या करना होगा, नॉर्मल को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे पूरा 90 रहेगा, और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 42 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 42। आप देखो 90 माइनस 42 कितना आएगा 42, यानी 48 डिग्री। अभी देखो क्रिटिकल एंगल 42 है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 48 डिग्री। तो फिर क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो 48 का एंगल बनाते ही ये इस पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे भी कितना बना 48 डिग्री। फिर हमें चेक करना है कि यहाँ पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। कर दिया मैंने नॉर्मल को ड्रॉ। तो अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, कितना एंगल होगा। तो अभी देखो बच्चों, ये नॉर्मल है, अगर इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करें, इस नॉर्मल को यहाँ तक लेके जाए, ये नॉर्मल है, तो इसके ऊपर भी नॉर्मल होगा, मतलब ये 90 डिग्री है, और ये 48 है, तो जाहिर सी बात है ये 42 होगा। 90 माइनस 48 42। अब ये देखो ये 90 है, ये 42 है, तो क्या होगा, ये 90 है, ये 42 है, तो यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, ये 90 माइनस 42 जो कि 48, यानी कि ये भी 48 होगा। और वैसे भी मैथ्स में तो आप जानते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ देखो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ऐसा होता है ना, ऑल्टरनेट एंगल आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे 48 बना है, तो यहाँ पर भी 48 बनेगा, यहाँ पे 48, यहाँ पे भी 48 बनेगा। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो, तो ये ऑल्टरनेट एंगल का केस को कंसीडर करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ। देखो बच्चों, अगेन क्या हुआ, 48 मिला हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये 48 क्या है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से बड़ा है, तो फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी अभी भी रेज ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के अंदर है, और अभी भी ग्लास स्लैब के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट हुई, इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 48। क्यों बनेगा 48? आप जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। तो अब हमें फिर से ये चेक करना है कि यहाँ पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी पे डिपेंड करता है कि ये रेज ऑफ लाइट अभी बाहर निकलेगी या फिर अभी भी अंदर रहेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। देखिए नॉर्मल को मैंने ड्रॉ किया, तो जब हम यहाँ नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर कितना एंगल बनी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये मैं इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ 48। ओके, तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर कितना एंगल बना है। तो कैसे करेंगे चेक,
ये 48 अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये कितना हुआ, कितना हुआ बच्चे बताओ, ये आपका 90 हुआ ना, 90 होगा। देखो इस ट्राइंगल में ये 48 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 42 डिग्री। नाउ इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और हम जानते हैं कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है तो रेज ऑफ लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखो 90 डिग्री तो यही वाला होगा, यानी कि ये रेज ऑफ लाइट किस तरह से इमर्ज होगी, इस तरह से। ये है हमारा इमर्जेंस लाइट। देखो कितना अजीब बात है, रेज ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई थी और निकली कहाँ से, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप क्रिटिकल एंगल और टोटल रिफ्लेक्शन इन दोनों की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैंने 2-4 एग्जांपल भी दिए हैं विद क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी प्रिज्म हो या कोई भी ग्लास स्लैब हो या कोई भी मटेरियल है, उससे अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली या फिर कोई भी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए गुजरती है तो इमर्ज कब होगी, किस तरह से होगी, कितने एंगल के साथ होगी, ये आप लोग पता कर लोगे। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप mindshot.com पर सर्च करें। वहां पर आपको लाइट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस है और उम्मीद करती हूँ कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और उसमें क्वेश्चंस के साथ उसके सॉल्यूशन भी होंगे। आप पहले खुद से क्वेश्चन को कॉपी करके उसको पहले खुद से बनाओ, उसके बाद वहां के सॉल्यूशन से आप मैच कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी।